लेकिन अंत से पहले बहुत कुछ किया जा सकता है, वो क्या है वो उस पर बात होगी। लेकिन उससे पहले डॉक्टर नागपाल, इतने सारे एडोलेसेंट्स और यूथ के संपर्क में आप रहते हैं, पहले अगर कुछ समय पहले की बात की जाए तो कहीं एक केस आता था कि थोड़ा सा मिडिल एज पर्सन, शायद उसको कभी जिंदगी में डिप्रेशन हो गया, लेकिन एडोलेसेंट्स में होना, बच्चों में होना, क्या स्थिति आप देखते हैं इस पर? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये जाननी ज़रूरी है कि समय के साथ साथ जो पारिवारिक माहौल बदला है बच्चों का, जो उनकी पढ़ाई लिखाई की संबंधित बातें बदली हैं, कहीं पर हम लक्षणों को समय पर या समय से पहले, जब अवसाद की बीमारी पूरी तरह से आ चुकी हो बच्चे में, या किशोर अवस्था में उसके साथ जो एडजस्टमेंट है अपने पीयर ग्रुप के साथ, पढ़ाई के साथ, घर के वातावरण के साथ, वो नहीं हो पा रहा है, उससे पहले हम उसके फ्लैग साइंस पहचान पाएँ। जैसे आपने अभी क्लिपिंग में दिखाया था, एडोलेसेंट्स यानी कि किशोर अवस्था की जो जनता है हमारे देश की, वो करीब 24% पॉपुलेशन, आप अंदाज लगा सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली ये किसी भी विशाल देश के, डेवलप्ड वर्ल्ड की पूरी पॉपुलेशन है ये, जैसे अमेरिका है। और इसमें अगर 15% हमारे किशोर अवस्था क्लिनिकल अवसाद के शिकार हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितना यूथ हमारा ह्यूमन रिसोर्स के वेस्टेज में जा रहा है। हताश हो जाना, बेबस हो जाना, निराश हो जाना, ये जैसा साहब ने बताया कि कुछ हद तक एक सोशल डायनेमिक्स हमारे जो बदले हैं, उसका मेन कारण वही है। पहले पॉवर्टी, अनएम्प्लॉयमेंट, ब्रोकन फैमिली, शराब वगैरह होता था। अब देखिए सोशल डायनेमिक्स, खासकर हम देख रहे हैं डिप्रेशन एक कॉमन कोल्ड ऑफ मेंटल हेल्थ बन गया है। इट इज इन द एयर, यस वी नो दैट, लेकिन कॉमन कोल्ड ऑफ मेंटल हेल्थ बन गया है। इतना आम होता जा रहा है कि उसके लक्षण को हम कई बार नजरअंदाज कर रहे हैं, और जब वो किशोर अवस्था में बनती है बात, तो उम्र भर वो एक डिप्रेशन का माहौल क्लिनिकल लेवल पर बीमारी बन के चलता है। लक्षण पहचाने उससे पहले डॉक्टर मंजू मेहता, हमें ये बताइए कि क्या कोई बंदा एक दिन, एक सप्ताह या एक महीना उदास रहे, क्या उसे आप डिप्रेशन कहेंगे? या डिप्रेशन की जो स्थिति है, जब व्यक्ति उसमें पहुंचता है, उससे पहले शुरुआत कहाँ से और कैसे होती है? जब ये ऐसा है कि अगर एक दो दिन तो मूड किसी का एक हफ्ते तक खराब रह सकता है। आम तौर पे लोग कभी खुश हो जाते हैं, कभी उदास हो जाते हैं, तो अगर वो कभी हुए और कभी नहीं हुए तो उसको हम लोग डिप्रेशन नहीं कहेंगे। लेकिन अगर लगातार ये उदासी की भावना जो है वो 1 महीने से 3 महीने के बीच तक लगातार बनी हुई है, और उसके अलावा ये दिख रहा है कि एक वो उदास है, उसका काम करने में मन नहीं लग रहा, वो औरों से मिल जुल नहीं रहा है, अपने में अलग सा हो रहा है, और उसके सोने पे, उसके खाने पे, उसके लोगों के साथ में मिलने में, और उसकी हर काम और उसके स्वास्थ्य पे उसका असर पड़ रहा है, तो हम लोग कहेंगे कि हाँ, उसको डिप्रेशन की शुरुआत हो रही है। जी डॉक्टर नागपाल, अभी जो थोड़ी देर पहले डॉक्टर वली ने एक बात कही थी कि बहुत से लोग जो बहुत मुस्कुराते हैं, खुश रहने की कोशिश करते हुए दिखाई देते हैं, हो सकता है कि उसके पीछे भी कोई ऐसी बात रही हो कि तुम इतना जो मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो। गिरिराज दुबे हैं, इनका हमको मेल मिला है, ये अपनी ईमेल में हमें लिखते हैं, और यहीं से हम कारणों पर ज़रा बात कर लें, क्योंकि अब डिप्रेशन क्या है ये तो हमने थोड़ा समझ लिया। ये जानना चाहते हैं, इनकी उम्र है 24 वर्ष, और जब ये 12 वर्ष के थे तो इनके पेरेंट्स, इनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उसके बाद ये लिखते हैं कि अब कभी भी जब ये सो रहे होते हैं और अगर इनकी आंख खुल जाए तो उसके बाद इनको तुरंत घबराहट शुरू हो जाती है, अपने माता पिता की इनको याद आने लगती है, और काफ़ी देर तक ना पढ़ने में मन लगता है, ना कुछ करने में मन लगता है। डॉक्टर्स ने टेस्ट करके बताया कि सब कुछ नॉर्मल है, तो समझ में नहीं आता कि क्या करें। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत जल्दी केवल डिप्रेशन के डायग्नोसिस पे ना पहुँचें, लेकिन हम उनकी जो ज़िंदगी के कई पहलू हैं, जैसे व्यक्तिगत, पारिवारिक और पढ़ाई लिखाई से संबंधित बातें हैं, उस पर हम थोड़ा सा ध्यान दें। कहीं पर ये कि ये बचपन में जो ट्रॉमा देखा है या एक लॉस हुआ है, एक व्यक्तिगत लॉस बहुत गंभीर है, एक बहुत ही निकट रिश्ते की इस तरीके से लॉस की बात जब आती है तो एक पोस्ट ट्रॉमा सिंड्रोम भी बन सकता है, जिसमें हम मानते हैं कि अवसाद या उदासीनता की जो भावनाएं हैं वो लक्षणों का ढांचा लेके सामने आ सकती हैं। बट बिसाइड्स डिप्रेशन, ये एक सोशल एडजस्टमेंट के इश्यूज जो हैं उसके साथ साथ इनके तमाम ज़िंदगी के पहलू, खासकर देखिए ये उम्र है अभी ऐसी है कि जहाँ पे करियर की बात है, पढ़ाई की बात है, सोशल एडजस्टमेंट की बात है, तो देयर इज नो डाउट दैट इन्हें लक्षण और बीमारी के तालमेल में अगर देखें तो डिप्रेशन तो सामने है ही, लेकिन इसके अलावा कुछ अंदर संघर्ष या
एक हिंसक भावना और एग्रेशन भी हो सकता है, कहीं पर व्यंग भी हो सकता है, बिकॉज देखिए प्राइमरी केयर टेकर्स अब नहीं रहे उनके साथ जी। ये भी तो हमें देखना होगा। तो जो इस उम्र में खासकर जब एक डेवलपमेंटल स्टेज है लाइफ की, जो हमारे लाइफ इवेंट्स होते हैं, जो ज़िंदगी के साथ कई पहलू होते हैं जो हमें एक मजबूत व्यक्तिगत ढांचा देते हैं ज़िंदगी का आगे बढ़ने का, उस पर भी जांच करें हम डिटेल्ड हिस्ट्री में, तब हम किसी डायग्नोसिस पर पहुंचे। लेकिन मैं समझता हूं कि इलाज साथ साथ चलता ही रहेगा जब उसको एक सोशल सपोर्ट सिस्टम पूरा मिलता जाए। जी डॉक्टर मंजू मेहता, हमें ये बताएं कि एक तो हुए एनवायरमेंटल फैक्टर्स जिनकी वजह से किसी भी व्यक्ति को स्ट्रेस या उसके बाद डिप्रेशन हो पाए, लेकिन एक ही स्थिति है, किसी एक व्यक्ति को डिप्रेशन होता है और दूसरे को नहीं। तो पर्सनालिटी जो होती है किसी भी व्यक्ति की कितना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, या कौन से वो रिस्क ग्रुप आप बताएं जिन्हें डिप्रेशन का खतरा दूसरों की अपेक्षा ज़्यादा होगा? किरण, तुमने बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को लिया है, क्योंकि डिप्रेशन जो है, जैसे एनवायरमेंटल फैक्टर्स, तो अगर देखा जाए तो किसी की भी लाइफ जो है वो पूरी नहीं होती, किसी को कोई कमी होगी और किसी को कोई और होगी। लेकिन पर्सनालिटी है कि हम किस तरीके से अपनी समस्याओं का समाधान करते हैं, वो सबसे ज़रूरी चीज़ है, जिसको कि हम लोग कहते हैं कि उसके कोपिंग स्किल्स कैसे हैं। कोई भी प्रॉब्लम आए तो वो किस तरीके से सॉल्व करता है, तो उससे रिलेटेड जो संबंधित पर्सनैलिटी है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो जो लोग बहुत ज़्यादा नेगेटिव थिंकिंग करते हैं कि हर चीज़ में निराश, कि ये तो कभी ठीक होएगा ही नहीं, मैं बिल्कुल अनलकी हूँ, मेरे साथ तो कुछ ठीक नहीं हो रहा, किसी इंटरव्यू में जा रहे हैं, किसी एग्ज़ाम में जा रहे हैं, बस यही सोचेंगे कि सब कुछ गलत होगा, तो निराशावादी होना जो है वो सबसे बड़ा एक रिस्क फैक्टर है। दूसरा, जिन लोगों में एक प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी नहीं होती, जैसे प्रॉब्लम आई और वो एकदम से घबरा गए कि अब क्या होगा और उदास हो गए, और उस इमोशनल रिएक्शन में वो इतने एंग्शियस हो जाते हैं कि क्या ठीक है क्या गलत है वो नहीं सोच पाते। तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रॉब्लम सॉल्विंग की एबिलिटी होने से डिप्रेशन कम होगा। तीसरी चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि कुछ कोपिंग स्किल्स ऐसे होते हैं, जैसे इंसान सीख लेता है कि मुझे अपना टाइम मैनेजमेंट, आजकल जो आम तौर लोगों पे लाइफ स्टाइल हो रहा है वो ये हो रहा है कि टाइम मैनेजमेंट और कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट कैसे करना है। छोटी छोटी बातें, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है उनमें बहुत डिप्रेशन उभर के आता है कि आम तौर पे उसने मुझे ऐसे बोल दिया, उसने मुझे ऐसे बोल दिया, और उसको आप सॉल्व नहीं कर सकते। तो उसमें आप इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में आपकी कितनी एबिलिटी है, ये चीज़ बहुत इम्पॉर्टेंट है पर्सनालिटी की। इसके अलावा जो है एक सोचने का ज़रिया जो है, क्योंकि जो हम लोग आम तौर पे बोलते हैं कि एक ग्लास आधा भरा है आधा खाली है, कि अगर आप हर चीज़ को उसके पॉजिटिव वे में लें और दूसरे के पर्सपेक्टिव को भी लें, तो आप इतना डिप्रेशन में नहीं जाएंगे, इतनी इंटरपर्सनल प्रॉब्लम्स आपको नहीं होंगी, और आप जो हैं डिप्रेशन से दूर रह सकेंगे। जी, इस चर्चा को रखेंगे जारी, लेकिन उससे पहले उत्तर प्रदेश से मनीष दुबे जी हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। मनीष जी, आपका स्वागत टोटल हेल्थ में। क्या है आपका सवाल? हाँ मैडम, मेरी समस्या ये, जैसे मैं रात में जब स्लीप करता हूँ तो मुझे गहरी नींद नहीं आ पाती, और स्लीप करने के दौरान मुझे बहुत सारे सपने आते हैं। जी मनीष जी, आपकी उम्र कितनी है? 22 ईयर्स है जी। और क्या करते हैं आप? क्या आपको आपके प्रोफेशन का, या आप स्टडीज अगर कर रहे हैं तो आपको लगता है कि कहीं कुछ तनाव चल रहा है? हाँ, मैं सिविल सर्विस की प्रिपरेशन करता हूँ, और मतलब मुझे कंटिन्यू नींद नहीं आ पाती, बस 20 मिनट 30 मिनट ऐसे, बिल्कुल ऐसा लगता है कि मैं अलर्ट सा रहता हूँ, और मेरे आसपास कुछ भी हो रहा है तो उसको ऐसा लगता है कि मुझे पता चल रहा है, कोई आहट लग रही है। और सोने के बाद में ऐसा नहीं लगता है कि मैं कुछ अपने आप को रिलैक्स फील कर रहा हूँ, कंफर्टेबल, ऐसा लग रहा है कि मैं कुछ काम करके आ रहा हूँ, मतलब रूखा रूखा ऐसा कुछ लगता है। जी डॉक्टर नागपाल, आप क्या बताना चाहेंगे इन्हें? नींद ना आना माना जाता है कि किसी भी एक जनरल डॉक्टर के क्लिनिक में 40% लोगों को ये जो समस्या होती है, 40% उसमें एंग्जाइटी या डिप्रेशन होता है, और बेचैनी, घबराहट, उदासी, अवसाद या बेबसी की भावना होना अक्सर माना जाता है कि नींद या नहीं आती है इमीडिएटली, या बहुत जल्दी टूट जाती है। तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी कि कई पहलू आपके ज़िंदगी के जो हैं, जैसे एक पर्सनल लाइफ है या आपकी अपनी ऑक्यूपेशनल लाइफ है, आपका आगे अपना नज़रिया क्या है, जैसा अभी बात हो रही थी, और किस तरीके से आप अपने आप को एक दुनियादारी में ठहराते हैं और अपने व्यक्तिगत जीवन में क्या चाहते हैं, इन बातों से जुड़ी हुई छोटी छोटी बातें होती हैं जो
हम अक्सर तकिए तक लेके जाते हैं और नींद नहीं आती है। तो अपने आप को जांचें, अपने व्यक्तिगत ढांचे को थोड़ा जांचें और किसी मनोरोग विशेषज्ञ से एक बार मुलाकात ज़रूर कर लें। आपने ज़रूर बाकी जांच पड़ताल तो कर ही ली होगी जो एक फिजिशियन अपने तरफ से बताते हैं, लेकिन ये ज़रूर हो सकता है कि एंग्जाइटी और डिप्रेशन भी इसके पहलू में शामिल होगा। जी।